Welcome to Bioachievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET 2023 बॉटनी। देखो इस वीडियो में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली बॉटनी की के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें 101 का ये क्वेश्चन है, असर्शन और रीज़न दोनों दिए गए हैं और हमको यहाँ पे बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट एंड इट इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन और नॉट। Assertion है the first stage of gametophyte in the life cycle of the moss is protonema stage। और रीज़न क्या दिया गया है, प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो मॉस होता है और दूसरा होता है लिवरवर्ट। लेकिन यहाँ पर देखो प्रोटोनीमा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोटोनीमा जो फेस आपको देखने को मिलता है ओनली इन मॉस, नॉट इन द लिवरवर्ट। नेक्स्ट थिंग इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेन जो प्लांट है दैट इज अ गैमेटोफाइट है ना, वो हैप्लॉयड प्लांट है। अब हैप्लॉयड प्लांट है तो यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन तो नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पर गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा। यानी कि एग और जो स्पर्म है वो दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जो यहाँ पर स्पोरोफिटिक डिवीजन होगी वो डिपेंडेंट होगी ऑन द गैमेटोफाइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट ये स्पोरोफाइट अब क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स। और स्पोर्स डायरेक्टली जनरेट नहीं होते हैं, प्रोटोनीमा वहाँ पर आपको देखने को मिलता है किसमें, मॉस में, ये याद रखना। Here the first assertion की बात करें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा। यस, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट। यहाँ पर प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूसिंग द कैप्सूल, तो यस ये भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, cellulose does not form blue color with the iodine because सेल्यूलोस ब्लू कलर नहीं देता है। तो कौन देता है यहाँ पर बेटा, स्टार्च देता है। क्यों देगा, क्योंकि वहाँ पर हेलिक्सेस होती है जिसके बीच में यहाँ पर आयोडीन वहाँ पर इंटरलॉक हो जाता है, वो बाइंड करता है यहाँ पर, ठीक है, इट होल्ड्स द आयोडीन। लेकिन सेल्यूलोस में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हेलिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से आयोडीन वहाँ पर होल्ड नहीं हो पाता है। तो लेट अस सी द ऑप्शंस। इट ब्रेक्स डाउन व्हेन द आयोडीन रिएक्ट्स इट विद, नो इट इज़ अ डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड तो है ही नहीं, हेलिकल मॉलिक्यूल भी नहीं है, इट डज नॉट कंटेन इन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड डज नॉट होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल, so yes it is the right option. Next, which micronutrient is required for the splitting of the water molecule during the photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो वेरी सिंपल यहाँ पर आपका आंसर आ जाना चाहिए मैग्नीशियम। अच्छा देखो यहाँ पर जैसे कॉपर दिया हुआ है तो साइटोक्रोम्स में ये प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और बाकी के पूरे मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। मेटा वहाँ मॉलिबेडनम का नाम आता है, तो ये नाइट्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका यूज़ हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जहाँ पर होगा, ठीक है। मैग्नीशियम भी कहाँ पर किसका पार्ट होता है, तो वो पायरोल रिंग होती है ना जिसमें क्लोरोफिल में, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन दोनों में ही इसका रोल हो जाता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग रिफर्स टू। अच्छा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की बात की गई है, यहाँ पे सीक्वेंसिंग की बात की गई है। ये दो तरह से होता है, पहला तो ईएसटी और दूसरा होता है सीक्वेंस एनोटेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब हो गया कि वहाँ पे जो भी हमारे पास डीएनए है उसका टोटल सीक्वेंसिंग हो रहा है। लेकिन एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि वो वही डीएनए कंसिडर करेंगे सीक्वेंसिंग के लिए जो एक्सप्रेस करेंगे आरएनए के लिए, ठीक है, आरएनए के लिए वो एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन नहीं। ओके, नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखो सर्टेन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस्ड जीन्स, ठीक है, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन आरएनए, तो यस यही तो इसका आंसर हो जाएगा ना, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन आरएनए इट इज referred to the EST. All genes that are expressed as protein, all gene whether expressed or unexpressed, this is all wrong statement. Next, the thickness of ozone in the column of air in the atmosphere is measured in the terms of, तो किसके, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो डॉप्सन यूनिट है। अदर जो ऑप्शन है ना वो डेसिबल्स है और डेकामीटर है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है डेसिबल। डेसिबल को नॉइस को मेज़र करते हैं और डॉप्सन यूनिट को डीयूबी कहा जाता है। नेक्स्ट,
एक बार फिर से असर्शन एंड इसका रीज़न दिया गया है। तो यहाँ पर देखो पहला असर्शन जो दिया गया है, एटीपी इज यूज एट टू स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस, 2 बार ये एटीपी यूज होता है। यस, इट इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट जो इसका रीज़न दिया गया है कि फर्स्ट एटीपी इज यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कौन सा एंजाइम था, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। और सेकंड एटीपी इज यूज इन द कन्वर्जन ऑफ द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इंटू फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। तो ये तो एकदम ही करेक्ट लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पर देखो ना ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का वो कंज्यूम करता है ना एक तरह से, है ना। और वहाँ पर नेट एटीपी कितना बनता है ग्लाइकोलिसिस में, वो भी 2 ही होता है। तो यहाँ पर देखो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ऑफ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। अब अगर डीएनए को स्टेन कर दिया गया है एक डाई से इथिडियम ब्रोमाइड, तो उसको देखेंगे कैसे यूवी में एक्सपोजर कराते हैं तो कौन से कलर का दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर का नहीं दिखाई देगा। ओके, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। एमंग द इविल क्वार्टर, देखो इविल क्वार्टेट विच इज वन ऑफ द कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज। तो देखो ये एनसीईआरटी में एकदम क्लियरली मेंशन है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, अगर किसी का हैबिटेट लॉस हो गया है, फ्रैगमेंटेशन हो गया है, तो विच इज नेक्स्ट टू द ड्राइविंग ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, और इसी को इविल क्वार्टेट कहते हैं। को एक्सिस्टेंस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज, ये सब हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट्स हो जाएंगे इन रेफरेंस टू द इविल क्वार्टेट। नेक्स्ट, which of the following stages of the meiosis involve the division of the centromere। अब सेंट्रोमेयर का डिवीजन यहाँ पर किस स्टेज में देखने को मिलेगा, वो भी मियोसिस में। अच्छा देखो, सेंट्रोमेयर का डिवीजन है तो मियोसिस फर्स्ट तो कहीं से भी कहीं नहीं होगा, है ना। जो भी होगा वो सेकंड में ही होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कब होता है डिवीजन, देखो एनाफेज में डिवीजन होगा ना तभी तो। और मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन कहाँ पर हो जाते हैं, इक्वेटर पर हो जाते हैं। और टीलोफेज में तो पोल्स में ही रीच हो जाते, पहुँच जाते हैं। तो एनाफेज में क्या होगा, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। सो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पीटियोल इलोंगेशन इन द डीप वाटर आई। अच्छा देखो यहाँ पे इंटरनोड इलोंगेशन है तो बच्चे क्या करेंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि GA3 गिबलरिक एसिड को, लेकिन यहाँ पे एकदम ये याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसका आंसर क्या होगा, इथिलीन होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो डीप वाटर राइस लिखा हुआ है, वहाँ पर पिटियोल का इलोंगेशन कराना है, इंटरनोड का इलोंगेशन है। तो दिस इज द राइट आंसर। Next, frequency of the recombination between the gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between the genes to map their position on the chromosome was used for the first time by। जो जेनेटिक मैप्स है ना, कि जितनी उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है, फिर उसी तरह से उसका लोकेशन भी हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, है ना, उसी तरह से उसका जीन्स का डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो यानी कि जीन मैप सबसे पहले किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा स्टूडेंट ने, इन्होंने ही दिया। देखो हैंकिंग ने क्या करा, हैंकिंग ने एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। देन थॉमस हंट मॉर्गन, जहाँ मॉर्गन का नाम आ जाता है वहाँ पे हो जाता है लिंकेज थ्योरी। और सटन एंड बोवेरी ने क्या किया कि उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था ना, और यही प्रूफ किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, how many ATP and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of the glucose during the Calvin cycle। देखो C3 साइकिल की बात की गई है, इसका ट्रिक जो याद करने का है वो 3-2-1, यानी कि ये ATP हो गया, ये हमारा NADPH2 हो गया, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक कार्बन की बात हो रही है। ये ग्लूकोज में ना 6 कार्बन है, तो 6 3 18, है ना। और यहाँ पर देखो 6 2 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, now what is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in the eukaryote। अच्छा देखो, ट्रांसक्रिप्शन के यूकैरियोट में ना यहाँ पे 3 एंजाइम्स होती हैं, 3 RNA पॉलीमरेज होते हैं, 1 2 एंड 3। अगर 2 की बात करें तो ये HNRNA को, हेट्रोजेनस RNA को ट्रांसक्राइब करता है। फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो देखो ये ऑप्शन लिखा है ना 28S 18S और 5.8, तो भाई थर्ड क्या करेगा, थर्ड ये इसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसका 5ST RNA SNRNA ST से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट,
family Fabaceae differs from Solanaceae and Liliaceae. With respect to the statement, pick out the correct specific to the family Fabaceae and not found in the Solanaceae and the Liliaceae. अच्छा देखो, फैबेसी की मतलब क्या हो गया कि ये लेगुमिनेसी या फिर पैप्लिनेसी फैमिली की बात हो रही है। ये हमारा वो जो मटर है ना, पीज स्पेसिफिकली, तो उसमें क्या होता है, डाइएडेल्फस कंडीशन आपको मालूम ही होगा। ठीक है, डाइएडेल्फस कंडीशन होता है और डाइथिकस एंथर। तो जहाँ पर भी डाई का डेल्फस होगा, दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम के और डाई, दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सोलानेसी की। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो स्टेमन्स होते हैं पेटल्स पर अटैच होते हैं, तो उसका क्या बोल देंगे, इपीपेटैलस। इपीपेटैलस, जहाँ पर भी ये वर्ड आपको देखने को मिल जाता है, ये हो जाता है हमारा सोलेनेसी। और अगर यही जो पेरियंथ पे अटैच होंगे अगर एंड्रोशियम, तो उसको क्या कह दिया जाता है, इपीफाइलस। ओके, तो सोलनेसी में भी और लिलिएसी में भी पॉलीएंड्रस दोनों में होते हैं और डाइथिकस एंथर होते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, the process of appearance of recombination nodules occur at which सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज, कौन कहाँ पर देखने को मिलता है हमारा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैकीटीन में। और यहाँ पर देखो डिप्लोटीन में क्या होता है, कैरिस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैकीटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन, देखो एक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर कि जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी है, इज इक्वल्स टू एनपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही वो प्रोडक्टिविटी है जो कि नेक्स्ट टॉपिक लेवल्स में ना वो पास हो जाती है। देन द रिएक्शन सेंटर इन द PS2 हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। देखो दो तरह के रिएक्शन सेंटर होते हैं, PS1 और PS2। तो PS1 जो होगा ना वो P700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा देता है। और PS2 की बात करें तो 680 नैनोमीटर ही होगा। यूनी equal proof that DNA is the genetic material was first proposed by, तो सबसे पहले किसने दिया था, जिसने यूनी इक्विवोकल यानी कि सभी लोग वहाँ पर एग्री कर गए थे, तो ये दिया था उन्होंने अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। वो याद है ना, बैक्टीरियोफेज का एक जो एक्सपेरिमेंट था कि डीएनए ही बैक्टीरियोफोस्ट में अंदर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। और अगर विल्किंस और फ्रैंकलिन की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ डीएनए यहाँ पर दिया था। और फ्राइड ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था। और एवरी मैकग्लॉयड एंड मैककार्टी ने क्या किया था, इसी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल का बायोकेमिकल उन्होंने उसको कैरेक्टराइज किया था। ओके, नेक्स्ट, spraying of which of the following phytohormone on the juvenile conifers help in the hastening of the maturity period that leads to early seed production। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेच्योरिटी पीरियड हेसन कर रहे हैं, जल्दी फास्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए वेरी सिंपल, तो क्या यूज़ करेंगे, गिबलरिक एसिड। गिबलरिक एसिड से क्या हो जाता है कि जो जुवेनाइल है वो फास्ट वो सीड प्रोडक्शन शो करेगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कैप। अब टैसल्स इन द कॉर्न कैप क्या होता है कि जो हम लोग कॉर्न खाते हैं, जिसकी यहाँ ये जो लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं इसको टैसल्स कहते हैं। और इट इज़ जस्ट टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। और ये क्या होता है, ये जो टैसल हो गया ना, वही तो स्टाइलन स्टिग्मा को रिप्रेजेंट करता है ना। ठीक है, देन ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडिशन ऑफ द चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। तो अगर हम चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं हमारे डीएनए पर, है ना, जो भी हमारा मटेरियल है डीएनए है, तो उससे क्या होगा, डीएनए विल प्रेसिपिटेट। अगर आरएनए रिमूव करना है तो आरएनए, प्रोटीन्स रिमूव करना है तो प्रोटीन्स। ठीक है, then next question, in the angiosperms the haploid diploid and the diploid structures of fertilized embryo sac sequentially are। अच्छा, अगर एम्ब्रियो सैक की बात करें तो यहाँ पर देखो दो सिनर्जिड्स हो जाते हैं और एक एग सेल हो गया, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल हो गया, यहाँ पर 2 ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया। अब मेल गैमेट तो यहाँ पर आता है 2, अगर एग के साथ में फ्यूज़न हो रहा है मेल गैमेट का तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट, है ना। तो और यहाँ पर अगर ये
ये मेल गैमेट अगर ये फ्यूज़न हो रहा है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि पोलर न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बनाएगा। तो यहाँ पे देखो बॉडी पूछी गई, तो एम्ब्रियो साइट में तो जितने भी सेल्स हैं वो सब ही हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी कि सिनर्जिड भी हो सकता है, एंटीबोडल सेल भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो डिप्लॉयड तो एंटीबोडल नहीं होगा, ओनली जाइगोट होगा। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये क्या होगा, 3N होगा। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, लार्ज कलरफुल फ्रैगनेंट फ्लावर्स विद द नेक्टर, ठीक है, आर सीन इन। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई फ्रैगनेंट भी है, लार्ज भी है, कलरफुल भी है, तो ओनली एंड ओनली इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में। क्यों? क्योंकि उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट द लीफ, है ना, मीसोफिल सेल्स आर पुट इन द कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैरेज, दिस फिनोमेनन में बी कॉल्ड। तो यहाँ पर ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होगा कि ये जो मीजोफिल था वो कभी वो दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना, एंड दे हैव लूजन, वो अब खो चुके हैं, बट किसी वजह से अंडर सर्टेन कंडीशन दे रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। रीगेन कैपेसिटी करा तभी तो कैलस बना। तो इसको कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट 1 और 2 दिए गए हैं और हमें यहाँ पे देखना है कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट में द फोर्सेस जनरेटेड बाय द ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ द वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। तो ये देखो ये तो एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ना कैन पुल द वाटर अप टू 130 मीटर हाइट, है ना। और दूसरा हो गया ट्रांसपिरेशन का दूसरा जो बेनिफिट दिया हुआ है कि कूल द डी सरफेस टू 10 to 15 डिग्रीज। यस होता है, यस इट इज़ करेक्ट। बाय इवापोरेशन, इवोपरेटिव कूलिंग, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन द रियो डी जेनेरो। अब देखो इस क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। रियो डी जेनेरो जहाँ पर भी नाम आता है ना बेटा, वहाँ पर आप 1992 का लर्न कर लो। और ये किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ समिट की बात कर रहे हैं। अर्थ समिट की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे कि वो ना अप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगे फॉर द कन्वर्जेशन कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी और उसका यूटिलाइजेशन ऑफ, है ना, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट, इन जीन गन मेथड में यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ। अच्छा, जीन गन में क्या करते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड जो डीएनए है वो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब जो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं तो वो इनर्ट होना चाहिए। सबसे पहली पॉइंट ये है कि हैवी मेटल और इनर्ट होना चाहिए। तो इनर्ट तो हमारा टंगस्टन है, गोल्ड, जिसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। नेक्स्ट, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन, movement and accumulation of ions across the membrane against the concentration gradient can be explained by। तो अब ये अगेंस्ट द concentration gradient की बात हो रहा है, यानी कि फॉर्म अ सब्सटेंस इज मूविंग फ्रॉम द लो concentration टू हाई concentration। अब जब ज़बरदस्ती अगर ले जाएंगे किसी को मॉलिक्यूल को तो एनर्जी लगेगी ना। तो एनर्जी किस में लगेगी, एनर्जी लगती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। एक्साइल प्रेजेंटेशन हमारे किस में देखने को मिलता है, वो आप खाते हो ना, टमाटर, नींबू, है ना। तो टमाटो, लेमन और चाइना रोज में भी होता है ना, पिटोनिया में भी होता है। लेकिन अगर देखो प्रिम रोज और डायंथस की बात करते हैं तो इसमें कौन सा प्रेजेंटेशन हो जाता है, फ्री सेंट्रल, याद रखना। फिर दूसरा जो पॉइंट है, जितने भी लेगुमिनेसी फैमिली के ना, बीन्स, ल्यूपिन्स, है ना, जितने भी पल्सेस हैं सभी में कौन सा आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंटेशन, मार्जिनल। पी का याद रखना, मार्जिनल, ठीक है। फिर उसके बाद कुकम्बर और मस्टर्ड, कुकम्बर और मस्टर्ड में पेराइटल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। डेट रिवॉर्ड्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, भाई बिल्कुल सही चीज़ है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय द सब माइक्रोब ड्यूरिंग द मिनरलाइजेशन, यस ये भी करेक्ट है। वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, तो ये भी हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। द ट्रियस फूड चेन बिगन्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म
लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं स्टार्ट हो जाता है। ये किससे स्टार्ट होता है? हमारा हमारा जो स्टार्ट होता है दैट इज़ अ डेड ऑर्गेनिक मैटर से। और अर्थवर्म ब्रेक डाउन detritus into the smaller particle by the process called कैटाबॉन। तो कैटाबॉन जहाँ पर नाम आ रहा है तो अर्थवर्म का कोई रोल नहीं है। याद रखना किसका रोल होगा? हमारा जो होगा सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हो गया और फंजाई, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर होंगे। तो क्या पूछा था? करेक्ट आंसर पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो ए बी एंड सी ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द राइट आंसर। देन उसके बाद है एमंग यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए टेक प्लेस। वेरी सिंपल कि रेप्लिकेशन कब होगा? एस फेज में ही होगा ना। नेक्स्ट गिवन बिलो, यहाँ पर देखो फिर से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एंडार्च एंड एक्सार्च द टर्म्स यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम तो नहीं यूज होता है, प्राइमरी जाइलम ही होता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। एक्सॉर्च कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। तो यस, देखो एक्सार्च में क्या होता है ना, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होते हैं और जो मेटाजाइलम होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। तो आप ऐसा याद कर लो कि जो स्टेम होता है, स्टेम में क्या होता है? स्टेम में एंडार्च पोजीशन होती है। और ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई रूट को डर नहीं लगता और स्टेम को डर लगता है, ठीक है, इसमें डार्क होता है। तो जिसने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी है वो जाके देख लो, है ना। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। प्लियोट्रोपिज्म ये भी देखो काफ़ी कॉन्फ्यूजिंग हो जाता है। देखो एक होता है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक यानी क्या हो जाता है? मैनी जीन्स अगर पॉलीजेनिक होता तो मैनी जीन्स और वन कैरेक्टर है। अब यहाँ पे देखो प्लियोट्रोपिक पूछा गया यानी कि मैनी कैरेक्टर्स, है ना, और इट इज़ गवर्न बाई वन जीन, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अब देख लो मोर देन 2 जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर, तो ये तो एकदम करेक्ट रॉन्ग हो जाता ना, ये तो पॉलीजेनिक है। प्रेजेंस ऑफ द सेवरल एलेल्स ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर। ओहो, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ 2 एलेल्स ईच ऑफ द 2 जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, है ना। तो देखो एक्सप्रेशन यानी कि मैनी कैरेक्टर्स और वन जीन, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस की बात करें तो ये तो वेरी सिंपल है कि सिलेजनेला और सेल्विनिया ही होगा, ठीक है। और बाकी जितने यहाँ पर दिए गए हैं यानी कि साइलोटम लाइकोपोडियम इक्विसिडियम सारे होमोस्पोरस हो जाते हैं टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट, गिवन यहाँ पर देखो सर्शन और रीजन दिया गया है। तो यहाँ पर देखो लेट वुड। अब लेट वुड का मतलब क्या हो गया कि ऑटम वुड की बात कर रहे हैं। हैज़ फ्यू xylary elements with the narrow vessels। तो यस, क्या ये सही है? तो यस इट इज़ करेक्ट। रीज़न क्या बताया गया है? रीज़न ये बताया गया है कि कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन द विंटर्स इन द ला। तो यस ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोनों का रीज़न भी यही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो हियर बॉटनी सेक्शन भी अब स्टार्ट हो जाता है। 136 क्वेश्चन है टू 150 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। लेंटिसल्स आर द लेंस शेप ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो यस, तो ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क। तो हार्ड नहीं होता है, उल्टा लिखा हुआ यहाँ पे, तो सॉफ्ट होना चाहिए ना। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देन उसके बाद बार्क इज अ टेक्निकल टर्म रिफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम। अब यहाँ पर देखो वेस्कुलर कैम्बियम की अगर बात कर रहे हैं तो ये टेक्निकल टर्म है क्या? इट इज़ नॉन टेक्निकल टर्म, है ना। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, बार्क रिफर्स टू द पेरिडम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम। अगर टेक्निकली बात करें तो ये दिस इज द राइट आंसर, ओके। पेरिडम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम, सो दिस इज द करेक्ट। एंड फेलोजन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस। क्या वो सिंगल लेयर की होती है? नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो गए? ए एंड डी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब देखो यहाँ पर एम फेज अगर बात करें, एम फेज माने कि या तो माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस हो रहा है। यहाँ पर माइटोसिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन भी हो सकता है। दिस इज द राइट मैच। जी अच्छा, क्विसेंट जो स्टेज लिखा गया है इट इज़ जस्ट सिनोनिमस टू द G0 फेज। G0 जो फेज है, G0 फेज है, वो इनएक्टिव फेज है।
लेकिन याद रखना है यहाँ पे इनएक्टिव मेटाबॉलिज्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इनएक्टिव फेज बताया गया है इन द रेफरेंस टू द सेल डिवीजन। ओके, नाउ G2 फेज, G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज क्यों, G1S G2M है ना, तो एस में अगर डीएनए का यहाँ पर एप्लीकेशन हो गया डीएनए का, तब यहाँ पर प्रोटीन्स बन जाएंगे, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। अब G1 फेज के बारे में क्या क्या लिखा गया, इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। देखो यहाँ पर कि ये M और S के बीच में यहाँ पर होता है G1 फेज, है ना, इट इज़ अ इंटरवल, तो दिस इज़ द राइट मैच। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो असर्शन एंड रीजन दिए गए। इन जिम्नास फ्रॉम द पॉलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोर एंजिम एंड कैरिड बाय द एयर करंट। एकदम करेक्ट है ये कि पॉलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होंगे, माइक्रोस्पोर एंजिम से, और एयर करंट से जाते हैं, वाटर का कोई काम ही नहीं होता वहाँ पर। अब एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया वेयर द मेल गैमीट आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। नॉट तो नहीं होगा, पॉलन ग्रेन तो बनती है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पॉलन ग्रेन जाते हैं वहाँ पर आर्चिगोनिया के माउथ में, है ना, एंड दे फर्टिलाइज विद द अल्टीमेटली विद द एग सेल। ओके, तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो यहाँ पर ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ रॉन्ग। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 with 2। अब आयरन, जैसे ही आयरन का नाम आता है, अब ये देखो ऑक्सिन नाइट्रेट, ये कैटलेज का एक्टिवेटर होता है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ में करेक्ट मैच। जिंक का याद कर लो, ऑक्सिन, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बोरॉन की बात करें तो सेल एलोंगेशन एंड द डिफरेंशिएशन में इसका रोल है, और मॉलिबेडनम में कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रेट रिडक्टेज, वहाँ पर इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कीमोसिस। अच्छा देखो, कीमोस्मोसिस क्या होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर प्रोटॉन्स में ल्यूमन में, चाहे वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो या फिर क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमन की बात कर रहे हो, तो अगर प्रोटॉन लेवल अगर यहाँ पर ज़्यादा है ल्यूमन में, और उसको अगर वापस से फोर्सफुली यहाँ पर अगर भेजा जा रहा है ना, और यहाँ पर एटीपी सिंथेज यहाँ पर अगर वर्क कर रहा है, तो एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, यही तो है कि ऑस्मोसिस। तो देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इज़ रिक्वायर्ड पूछा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कोई इसमें काम है, नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट एनएडीपी सिंथेज का भी कोई काम नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। फिर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट आ गया, तो ये भी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पम्प, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेज, दिस इज द राइट आंसर। देन मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आर गिवन बिलो, है ना, ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से यहाँ पर देखो क्वेश्चन आ गया, तो पहले इसको समझो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करोगे क्या, तो पहले तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए अगर हमारा मिल गया यहाँ पर, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। अब फ्रेगमेंट भी हो गया, तो फिर अब आइसोलेट तो करोगे ना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, पीसीआर, यानी कि उसका एम्प्लीफिकेशन। फिर क्या होगा, लाइगेशन इनटू वेक्टर, फिर ट्रांसफ़र करोगे होस्ट में, है ना, और फिर कल्चर करेंगे और लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन होगा। तो यही तो प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे देखो इसमें कुछ स्टेप्स लिखे, उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट और एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द पीसीआर। तो सबसे पहले तो आइसोलेशन तब करोगे ना जब कट कर दिया, तो सबसे पहले ये क्या हो गया फर्स्ट, फिर
अब कट हो गया, फ्रेगमेंट आ गए तो आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट करने के बाद एम्पलीफाई कर दिया, एम्पलीफाई करने के बाद इंसर्ट कर दिया होस्ट में। तो यानी कि बी सी डी ए, तो ये हमारा ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखो जो नॉट आता है ना, पहले उसको अंडरलाइन कर लो। देन यहाँ पर देखो, अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीजेज इन द ऑर्गेनिज्म एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मरकरी की बात करें, मिनीमेटर डिजीज से याद कर लो कि वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में वो इंक्रीज होता ही जाता है। डीडीटी का याद कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट, द microorganism involved in biodegradation of the organic matter in the sewage polluted water consume a lot of oxygen causing the death of the aquatic organism। तो ये भी करेक्ट हो जाता है हमारा स्टेटमेंट। क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर पोल्यूटेड वाटर है यानी कि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि उनका फूड हो जाएगा किसका? माइक्रोब्स का। तो वो फीड करेंगे उसके ऊपर, और और वो बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं तो बहुत सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो डेथ हो जाती है। एल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव, इम्प्रूव तो नहीं होगा। वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट फिशरी, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग यहाँ पर पूछा है। वाटर hyacinth grow abundantly in eutrophic water bodies and leads to the imbalance of the ecosystem dynamics of water body। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ये 3 है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो पहले तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम होता है? 47 होता है, XXY होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। तो क्या ये डिसऑर्डर वाज डिस्क्राइब विद द लैंगडन डाउन, तो इन्होंने डाउन सिंड्रोम दिया था ना, तो गलत हो जाएगा। फिर इट सच इंडिविजुअल ओवरऑल जो क्या होगा? मैस्कुलिन डेवलपमेंट है, द फेमिनिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। द अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्टेचर नहीं होता है। फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, तो रिटार्डेड भी नहीं होता है, दे आर एकदम एकदम ठीक होते हैं। दी सच इंडिविजुअल आर स्ट्रेल्थ, यस इट इज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बी एंड ई ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। अब ये देखो दोनों लिस्ट में मैच यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर म्यूचुअलिज्म की अगर बात करें तो म्यूचुअलिज्म में क्या होगा? दोनों बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, तो ऑप्शन ये 4 हो गया। कमेंसलिज्म की बात करें तो यहाँ पर देखो कमेंसलिज्म में B1 है ना, कि एक पार्टनर क्या होगा? वो बेनिफिट होगा, एक पार्टनर बेनिफिट नहीं होगा। फिर एमिनलिज्म की बात करें तो एक बार यहाँ से निगेटिव होगा, निगेटिव इम्पैक्ट होगा, दूसरा भी वहाँ पर न्यूट्रल होगा। पैरासिटिज्म तो एक बेनिफिट होगा और एक एक उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है वो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर देखो 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, कि पहला देख लेते हैं। A flower is defined as a modified shoot where in the shoot apical meristem changes into the floral meristem। तो ये क्या हो गया? हमारा एकदम करेक्ट आंसर है और करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन क्या दिया गया है? इंटर नोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ। तो यस ये भी करेक्ट है। कोई फ्लावर की बात कर रहे हैं तो वो मॉडिफाइड शूट ही तो है ना। तो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो गई है और जो इंटर नोड हो गए हैं वो काफ़ी कंडेंस हो जाते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस हो जाते हैं। नोट से लीफ की जगह पर वहाँ पर फ्लोरल अपेंडेजेस हो गए, तो बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा अब बोथ आर ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द राइट आंसर। नाउ हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें राइबोसोम का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पर कितने डिफरेंट प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 दिया गया है। कोहिजन का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन क्या हो जाएगा? यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो जाता है अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सर्फेसेस। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? मोर अट्रैक्शन द लिक्विड फेज। एंड डिगटेशन क्या हो जाएगा? दैट इज अ वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देन अगेन यहाँ पर मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 यहाँ पर दिया गया है। तो देखो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन TCA यानी कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये देखो EMP अगर पाथवे को आप देखो तो ये किसका मैच होगा, इसका अदर नेम है ग्लाइकोलाइसिस की। यही वो साइंटिस्ट थे एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे, है ना। और यहाँ पर देखिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये इसके साथ मैच आएगा सिट्रेट सिंथेस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि जो लिंक रिएक्शन होता है ना क्रेब्स साइकिल में, वो उसमें कौन सा एंजाइम वर्क करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। सो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज यहाँ पर आई थिंक ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज द राइट मैच। नेक्स्ट मेलोनेट, यहाँ पर देखो ए होगा, मेलोनेट होगा। मेलोनेट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय द इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। तो यहाँ पर ये देखो कंपटीशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि एक इंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, उसका सबस्ट्रेट क्या होगा, सक्सिनेट। लेकिन ये जो मेलोनेट है ना वो उसको रिजेंबल करता है, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट देखो यहाँ पर गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for same resources can not indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इन्होंने बताया गेज एक्स कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी में कि भाई यहाँ पर अगर दो रिलेटेड स्पीसीज है ना तो जो इन्फीरियर है वो तो एलिमिनेट ही हो जाएगी, ये तो करेक्ट है। देन इन जनरल कार्निवोर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कॉम्पिटिशन दैन द हेर्बिवोर। तो ये तो रॉन्ग लिखा हुआ है क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है ना कि सबसे ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट कौन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। तो पहला जो होता है वो हमारा करेक्ट है, दूसरा जो होगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, so this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos please do write in the comment section. Thank you.